Hello students, so today we are going to solve question number 31 of accounting ratio from the book DK Goyal. Clear? Now, in this question, there is the new topic, total asset to debt ratio. In this question, it is asked that to find out the total asset to debt ratio. So, the formula is total asset upon long term debt. Clear? Basically ये फाइंड आउट किया जाता है, रेशियो फाइंड आउट किया जाता है कि टोटल एसेट में लॉन्ग टर्म डेट का क्या प्रोपोर्शन है. क्लियर है? लॉन्ग टर्म डेट का क्या प्रोपोर्शन है टोटल एसेट में. जैसे कंपनी की टोटल एसेट होती है, उस टोटल एसेट में इक्विटीज शेयर होल्डर्स फंड भी होता है और लॉन्ग टर्म डेट भी होता है, जो कि मार्केट से हम लोग ने बोरो किया है, जैसे डिबेंचर इशू कर लिया, बैंक लोन ले लिया. तो ये जब ले करके अगर हम कुछ काम करते हैं तो वैसे तो वो एसेट ही कही जाएगी कंपनी की. तो वही चीज है कि टोटल एसेट में लॉन्ग टर्म डेट का क्या प्रोपोर्शन है. इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए वी विल फाइंड आउट द टोटल एसेट टू डेट रेशियो. क्लियर है? एंड इन द क्वेश्चन नंबर 30 वी फाइंड द डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो. क्लियर है? हम लोगों ने 30 में क्या देखा था, डेट इक्विटी रेशियो. इसका मतलब क्या है कि इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड कितना है और उसमें से डेट कितना है, लॉन्ग टर्म डेट कितना है. इन दोनों के बीच का रिलेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था. क्लियर है? तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा और भी कई सारे रिलेशन इसमें फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे. ठीक है? तो ये सॉल्वेंसी के अंदर में ये एक नया फॉर्मूला आज है निकल के आया है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, टोटल एसेट, यानी कि इसमें टोटल एसेट में क्या क्या आ सकते हैं. टोटल एसेट में आएगा नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट. ठीक है? टोटल एसेट मीन्स नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट. बट इन द डेट सेक्शन it is long term debt only. We will calculate only the long term debt, यानी कि long term borrowing क्लियर है, एक्सक्लूडिंग करंट लाइबिलिटी. हम लोग इसमें करंट लाइबिलिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे. क्लियर है? we will not include the current liability because the current liability will going to be change in a year. ठीक है? करंट लाइबिलिटी आने वाले 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में वो चेंज होता रहता है. सो वी विल नॉट कंसीडर द करंट लाइबिलिटी, वी विल ओनली कंसीडर द लॉन्ग टर्म डेट और नॉन करंट लाइबिलिटी. क्लियर? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 31. The total asset is 35 lakh rupees and total debt is 32 lakh rupees. Total asset is 35 lakh rupees. It means it include the current and non-current asset both. And total debt is 32 lakh rupees. Okay. Now it is the total debt. Not say that ki it is the long term debt. Clear? So creditor is 2,50,000. क्रेडिटर जो है 2,50,000 का है. बिल्स पेबल इज 20,000 है. शॉर्ट टर्म बोरोइंग है. ठीक है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये भी करंट लाइबिलिटीज होती है. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी 30,000 का कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो भी है. ये सारे करंट लाइबिलिटीज है. ठीक है? तो अगर हम टोटल एसेट में से टोटल डेट में से अगर हम करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, लॉन्ग टर्म डेट बचेगा. तो वही हमको निकालना है. लॉन्ग टर्म डेट इक्वल टू 32 लाख माइनस क्या है, क्रेडिटर माइनस बिल्स पेबल माइनस शॉर्ट टर्म बोरोइंग माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. क्लियर? नाउ 32 lakh, creditor is 2,50,000 minus bills payable 20,000 minus 1 lakh minus 30,000. Oh, sorry, 30,000. So 3,20,000, sorry, 2,50,000
32 lakh, 32 lakh minus 2,50,000 minus 20,000 minus 1 lakh minus 30, 28 lakh, ठीक है, 28 lakh. So total asset to debt ratio will be, total asset is 35 lakh rupees upon 28 lakh. 35 by 28, 1.25. Okay, so the ratio is 1.25 is to 1. क्लियर है, 1.25 is to 1. इसका मतलब यह है कि अगर वन आपका डेट है, लॉन्ग टर्म डेट है, तो उसमें से 1.25 आपका टोटल एसेट है. क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 31 इज कंप्लीटेड. प्लीज सॉल्व, नोट कर लीजिए इसको. क्लियर. चलो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 32. नाउ क्वेश्चन नंबर 32 इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है और ये सारी चीजें आपको दी गई हैं. चलिए, टोटल डेट इज 24 लाख रुपीज. क्वेश्चन नंबर 32, टोटल डेट is 24 lakh rupees. And trade payable and bank overdraft is the current liability. Clear? Trade payable and bank overdraft is the current liability. So long term debt will be total debt minus current liability. Total debt is 24 lakh minus trade payable is 5,60,000 minus 40,000. तो कितना आएगा? 24 लाख माइनस 5,60,000 माइनस 40,000, 18 लाख रुपये. क्लियर है. अब टोटल एसेट देखते हैं. टोटल एसेट दिया है क्या? नहीं दिया है. शेयर होल्डर्स फंड इज गिवन एंड रिजर्व एंड सरप्लस. क्लियर है. सो अगर हम इसका बैलेंस शीट बनाएं, क्या बोलते हैं इसका, कंपनी का, तो कंपनी की बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे भाई? इक्विटी एंड लाइबिलिटी यहां होता है और उसी के नीचे यहां पे एसेट होता है. ठीक है. अगर हम एसेट को यहां ना बना के एक काम करते हैं, यहां बना दें थोड़ी देर के लिए. ठीक है. तो कंपनी के बैलेंस शीट कुछ इस तरीके की दिखेगी. वैसे वर्टिकल होती है, हमने हॉरिजॉन्टल बनाया है समझने के लिए. इक्विटी एंड लाइबिलिटी हो गया, वहां एसेट हो गया. एसेट में क्या क्या होगा? नॉन करेंट एसेट एंड द करेंट एसेट. ठीक है. एंड व्हाट विल बी द इक्विटी एंड लाइबिलिटी? फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स फंड. दूसरा लॉन्ग टर्म डेट एंड थर्ड करेंट लाइबिलिटी. ठीक है, करेंट लाइबिलिटी. अब एक बात बताओ कि अगर ये ना दिया हो तो ये दिया हो, और अगर ये दिया है तो इसका टोटल ये हो जाएगा. यही तो होगा. ठीक है, यही तो होगा ना. अब देखो कि शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आ जाता है. शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है. क्लियर. तो इसमें देखिए शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया है? 32 लाख रुपीस दिया है.
तो हम टोटल एसेट अगर निकालने चले तो टोटल एसेट हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसका जो टोटल होगा वो एसेट के टोटल के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल एसेट विल बी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, क्लियर है? टोटल एसेट इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड एंड रिजर्व एंड सरप्लस इज 12 लाख। सो क्या हम इसमें रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड का ही टोटल दे दिया है। टोटल कितना दिया है शेयर होल्डर्स फंड का? 32 लाख रुपीस टोटल दे दिया शेयर होल्डर्स फंड का। अब ये इसका मतलब यह है कि शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल भी दिया है और रिजर्व एंड सरप्लस सबको जोड़ करके 32 लाख रुपए दिया है। तो यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस को अलग से देने का कोई वैल्यू नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो आप यहां पे केवल शेयर होल्डर्स फंड ही लिखोगे। और क्या क्या है भाई? लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट में क्या है? अच्छा, अब हम इसकी टोटल कर दें इसका, ठीक है? अब हम इसका टोटल करें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में। तो लाइबिलिटीज में हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल डेट इसका? 24 लाख रुपीज, ठीक है? तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल लाइबिलिटी, सॉरी टोटल डेट। तो शेयर होल्डर्स फंड कितना हो गया? 32 लाख रुपीज का दिया है, प्लस टोटल डेट कितना है? टोटल डेट इज 24 लाख। ओके, तो भाई टोटल एसेट में तो हम लोग करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट सबको जोड़ते हैं, यानी कि इसका टोटल इसके टोटल के बराबर होगा। क्लियर है ना? इसका टोटल और इसके टोटल के बराबर होगा, तो इसका सबका टोटल कितना आ रहा है? इतना आ रहा है टोटल डेट, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी एंड दैट इक्विटी एंड लाइबिलिटी विल इक्वल टू द टोटल एसेट। नाउ द सम ऑफ दिस 32 लाख एंड 24 लाख, 24 है ना, 24 एंड 32, ठीक है? $56 lakh, it is equal to the 56 lakh. Clear? Now total asset to debt ratio will be 56 lakh divided by 18 lakh. Cancel 56 upon 80, 3.11, ठीक है? 3.11:1। आ रही बात समझ में? इसको हमने कैसे किया है देखो, ये भी एक तरीका है निकालने का। लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है, कभी कभी क्या होता है एसेट नहीं देता है, और अक्सर ही होता है कि एसेट नहीं देता है, आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी का जो भी टोटल होगा, एसेट का भी टोटल होगा, बैलेंस शीट में तो बोथ साइड आर इक्वल। सो इफ वी ऐड दिस इक्विटी एंड लाइबिलिटी and the total of equity and liability will equal to the total asset. Okay, so if anyhow we find out the sum of the equity and liability, we will also find the sum of the asset, current asset and non-current asset both. So shareholders fund is given 32 lakh rupees, 32 lakh rupees, and reserve and surplus is also given 12 lakh rupees. So reserve and surplus is already included in the shareholders fund, so we don't add it back. ओके, अगेन हम उसको ऐड नहीं करेंगे। नाउ द लॉन्ग टर्म डेट एंड द करेंट लाइबिलिटी इज ऑल्सो गिवन हियर, ठीक है? नॉन लॉन्ग टर्म डेट इज, सो लॉन्ग टर्म डेट और करेंट लाइबिलिटीज को अगर हम ऐड करें तो वी विल गेट टोटल एसेट, सॉरी टोटल डेट, एंड द वैल्यू ऑफ टोटल डेट इज 24 लाख रुपीज एंड द टोटल ऑफ दिस इज 56, and 56 lakh divided by 18 lakh, it will 3.11:1. Clear? So your question number 32 is also complete, and in the next video we will solve question number 33 and onwards. Clear? Thank you.